नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के बागबड़ा हाउसिंग कॉलोनी में इन दिनों भू माफियाओं का बोलबाला है, जहां बड़े सरकारी भूखंड पर स्थानीय दबंगों ने कब्जा कर लिया। प्रशासन को एक चुनौती दी है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर अंचल अधिकारी के निर्देश पर अंचल कार्यालय से पदाधिकारी व कर्मचारी बागबड़ा हाउसिंग कॉलोनी पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की, जहां जांच के क्रम में पाया गया कि बागबड़ा 4 नंबर रोड स्थित राजेंद्र विद्यालय के पास एक बड़े सरकारी भूखंड पर स्थानीय दबंग रमन खां और 9 लोगों ने कब्जा कर लिया है। जानकारी देते हुए अंचल कार्यालय के पदाधिकारी बलवंत सिंह ने कहा कि एसडीओ के निर्देश पर बागबड़ा हाउसिंग कॉलोनी में राजेंद्र स्कूल के पास जांच पड़ताल की गई, जहां पाया गया कि एक बड़े सरकारी भूखंड पर स्थानीय भूमाफिया रमन खान समेत 9 लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद पता चला कि क्षेत्र में हाउसिंग और सरकारी जमीन पर कई लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिसकी रिपोर्ट धारभूम अनुमंडल पदाधिकारी को सौंपकर जल्द कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्षेत्र में गए थे रमन खां के द्वारा इंक्रोचमेंट किया गया जमीन का विवरणी जांच करने के लिए, जो एसडीओ साहब के यहाँ से प्राप्त हुआ है। रमन खान के द्वारा हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन को, जो राजेंद्र विद्यालय के बगल में है, वहाँ पर इंक्रोच किए हुए हैं। इनके पहले भी पूर्व में भी हम लोगों ने जांच किया था। पहले के एसडीओ साहब आए हुए थे, उस वक्त भी जांच किया था। अभी पुनः वहाँ के ग्रामीणों को आपत्ति प्राप्त है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात मैंने जाकर के अमित साहब के साथ जाकर के दोनों वेरिफिकेशन किया, देखा कि रमन खां के द्वारा तो किया ही गया है, उसके अलावा और अन्य 9 व्यक्ति हैं जिनके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया है, जो राजेंद्र विद्यालय की भूमि है। तो क्या होगा अब इसका रिपोर्ट हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ भेजेंगे। अब वहाँ से जैसा दिशा निर्देश प्राप्त होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक। पिछले कुछ दिनों से शहर में छीनताई और लूट की घटना घटित हुई है। इसको लेकर जिला पुलिस द्वारा चलाए गए एंटी क्राइम अभियान में शामिल युवा टीम के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई। प्रेस वार्ता आयोजित कर सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि गोलमुरी नामदा बस्ती के कुछ युवा टीम नशा सेवन करने के लिए शहर में कुछ दिनों से छीनताई एवं लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इसको लेकर जिला पुलिस ने शहर में एंटी क्राइम चेकिंग शुरू की। इसी दरमियान 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें अशोक दास, अभिषेक रजक और राजा यादव सभी गोलमुरी नामदा बस्ती के रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार किया कि पिछले दिनों टेल्को थाना अंतर्गत चिमनिया स्कूल के प्लाजा डिस्पेंसरी के समीप एक महिला से छिनताई की थी। इन लोगों द्वारा अन्य घटनाओं में शामिल लोगों की भी जानकारी दी। पुलिस गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयोग किए गए मोटरसाइकिल, मोबाइल और 8000 रुपए बरामद की। सिटी एसपी ने बताया कि इन सभी का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये लोग सिर्फ नशा का सेवन करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे और उन पैसों से नशा का सेवन करते हैं। उन्होंने शहर के अभिभावकों को भी सचेत किया कि वे अपने बच्चों पर खास ध्यान रखें। इस तरह से आपराधिक घटनाओं में शामिल होने से इनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इधर पिछले दिनों सिद्धगोड़ा थाना की पुलिस ने सिद्धगोड़ा अमर सिंह मैदान के समीप से चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम रोहित और सुनील तंतुबाई उर्फ सोनू है। दोनों गोलमुरी के रहने वाले हैं, जिनकी तलाशी में पुलिस ने एक देसी कट्टा बरामद की। ये दोनों शौकिया तौर पर हथियार रखने के बाद स्वीकार की, जिनसे आवश्यक पूछताछ के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिनों में टेल्को, बर्मा माइंस और एडजॉइनिंग एरियाज में मोबाइल स्नैचिंग की बहुत घटनाएं हो रही थी। राह चलते स्त्री या पुरुष से मोटरसाइकिल सवार लोग मोबाइल छीन ले रहे थे या उनका पर्स छीन ले रहे थे। पुलिस इन पे लगातार कोशिश कर रही थी कि इन लोगों को पकड़े और फाइनली जमशेदपुर पुलिस को सफलता इसमें मिली। ये नामदा बस्ती के रहने वाले 3 अपराधी हैं, जो पहले कभी जेल नहीं गए हैं। ये फ्रेश इन्होंने लगातार घटनाएं की हैं पिछले 5-6 दिन में, जिसमें से 4 केस हम लोगों के डिटेक्ट हुए हैं और बाकी और जितने मोबाइल बरामद हुए हैं उसके आधार पर अन्य घटनाओं को भी चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ये 3 अपराधी नामदा बस्ती गोलमुरी के रहने वाले हैं। इनका नाम है अशोक दास, अभिषेक रजक और राजा यादव, और ये पल्सर मोटरसाइकिल पे खड़े होके सवार होके इस घटना को अंजाम देते थे। तो अभी 4 घटनाएं उद्भेदन हुआ है और उम्मीद है कि हम लोगों 4-5 घटना और हम लोग उद्भेदित कर पाएंगे इसमें। क्यों इस घटना को अंजाम किस लिए करते थे लोग? ये देखिए, ये पैसे के लिए करते थे ये लोग। ये इस मोबाइल को ले जाके कम पैसे में बेचना और उसके बाद में अपना ड्रग्स लेना, स्पेशली गांजा वगैरह, उसके लिए ये काम करते हैं। अब तक कितने मोबाइल को चिंता इन लोगों ने किया है, कुछ बताया कैसे? अभी टोटल इनके पास से 15 छीने हुए मोबाइल बरामद हुए हैं। बिक्री भी किए हैं क्या कुछ पहले? क्या मोबाइल की बिक्री भी की है पहले? वो सब नेट में आ गए हैं
तो जितने मोबाइल हम लोगों को बरामद हुए उनकी संख्या 15 है। इनके गिरोह में और भी कोई सदस्य हैं कि ये तीन ही से? इस पर अभी अनुसंधान चल रहा है क्योंकि अभी कंप्लीट घटनाओं का ऑपरेशन नहीं हुआ है। जैसे ये लोग फर्स्ट टाइम इन्होंने अपराध करना शुरू किया और करते ही चले गए। देखिए, मोबाइल स्नैचिंग या पर्स स्नैचिंग ये गंभीर मामला है। ये लूट या रॉबरी की श्रेणी में आता है और कोई भी यूथ अगर इस तरह की मंशा रखता है कि वो आसानी से मोबाइल छीन के 100-200 रुपये 500 रुपये कमा लेगा, तो वो अपना करियर और अपनी जिंदगी दोनों दांव पे लगा रहा है। ऐसे लोग संभल के रहें और माँ बाप से भी अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ अच्छे घरों के लड़के भी इस तरह की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं। इसलिए लोगों से यही अनुरोध है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं को कुछ पैसे के लिए अंजाम नहीं दें और अपना करियर और जीवन दांव पर नहीं लगाएं। क्या लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है कि इसी तरह से आपराधिक काम करते हैं? ये तो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है, अभी एनरोल्ड नहीं है, बट पहले ऐसा देखा गया है कई बार। तो ये गंभीर घटना है, गंभीर अपराध है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन में उस समय सनसनी फैल गई जब गीतांजलि एक्सप्रेस से 26 वर्षीय शरदूल शेख नाम के यात्री को मृत अवस्था में पाया गया। टाटानगर जीआरपी में मृत यात्री के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 26 वर्षीय यात्री शरदूल शेख मुर्शिदाबाद के रहने वाला है, जो पुणे से हावड़ा के लिए पुणे हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस पकड़ा, जहां झारसुगड़ा में अचानक उनकी तबियत खराब हो गई। जहां स्टेशन में तत्काल उसने इलाज करवा और उसके बाद यात्रा शुरू कर दी। यात्रा के दौरान ही अचानक तबियत बिगड़ जाने से यात्री शरदूल शेख की मौत हो गई। इधर टाटानगर रेल पुलिस को सूचना मिलते ही जीआरपी ने मृत यात्री के शव को ट्रेन की बोगी से उतारकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और परिजनों को इसकी सूचना दी। अनुमान लगाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान तबियत खराब होने के कारण हृदयाघात के चलते यात्री की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कार्यालय के सामने सबका पोस्टमार्टम का जो सबका जो है अंत परीक्षण किए हैं। मृत अवस्था में सब हमको प्राप्त हुआ। कहाँ से आ रहा था सर? स्ट्रेचर पर रखा हुआ सब था। उसके आगे डिटेल लेना है। उसके पास में पुणे हावड़ा का टिकट मिला है। तो क्या मृत अवस्था में मिला है? हाँ, यहाँ मृत अवस्था मिला है। डॉक्टर चेक किए जाके। कहाँ का रहने वाला है? और मुर्शिदाबाद जो है शिकार करते अहमदपुर, जवरा घाटपाड़ा, श्यामनगर, बाली मुर्शिदापुर, वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला। आधार कार्ड के आधार पर जो है इसका नाम पता। तो इनके परिजनों को मैसेज दे दिया गया है? परिजन को सूचित कर दिया गया। अभी कहाँ भेजा जा रहा है बॉडी को? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। बीते रविवार को मानगो बाजार के मनमोहक कपड़े की दुकान में हुई डकैती और जानलेवा हमले के खिलाफ में मानगो बाजार के दुकानदारों ने भाजपा नेता विकास सिंह के नेतृत्व में एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। घटना के बारे में दुकानदार अमिताभ आनंद गुप्ता ने बताया कि रविवार के दिन होने के कारण अधिकतर बाजार की दुकानें बंद थी, लेकिन वह अपने कुछ कागजात लेने के लिए दुकान गए थे। इस बीच पीछे से अचानक कुछ युवक दुकान में प्रवेश कर डंडा, बैट और दुकान में रखे कुर्से से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उसे दुकान से बाहर लाकर भी जमकर पिटाई की। इस बीच कुछ युवक दुकान के काउंटर में रखे 75,000 रुपए निकाल कर फरार हो गए। यह पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसको लेकर दुकानदारों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर घटना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं एसएसपी कार्यालय में मौजूद कोल्हान डीआईजी को दुकानदार ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी। डीआईजी ने घायल दुकानदार की चोट और सीसीटीवी को देखा और आश्वासन दी गई कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर भाजपा नेता विकास सिंह ने कहा कि अविलंब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है तो 18 सितंबर को मानगो बाजार के दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर काला बिल्ला लगाकर धरना देंगे। तक मैं उन लोगों को ना जानता हूं सही से, ना पहचानता हूं। मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालने गया था सर शॉप में, संडे के दिन थे, और अचानक 15 से 20 युवक आए और कुछ मैं बोला क्या कौन हो आप, ये तो मुझे बताओ क्यों मार। अचानक आए, कोई ब्रेसलेट, कोई फराटी, कोई टूसा, कोई पीछे से सर कोई मार रहा है, कोई कुर्सी से फेंक रहा है सर। दुकान में भी मतलब चहट पहट पूरा जो कुर्सी उर्सी था सबको फेंक फाक दिए, मेरे पे मारे हैं। देखिए सब में दाग है सर, यहाँ पर ही कान में सब में चोट लगा सर जहाँ मारे हैं। ब्रेसलेट फराटी सब में सर में कल सिटी स्कैन कर जानता हूँ ना पहचानता हूँ। मतलब अचानक आके मेरे साथ ये हादसा हो। मैं जानना चाहता हूँ कि ये किसने किया और इसमें
अभी तक कानून इसको पकड़ क्यों नहीं पाई है। क्या लूटने का मकसद से आए थे कि मारने का मकसद से आए थे आपके कुछ पास? युवक गले से 70-75 रुपए वो भी पैसा निकाले, सब फुटेज में कैद है सर। मैं बोलने से नहीं, सब फुटेज में कैद है। मेरे साथ ये क्यों अचानक ऐसा हुआ है, मैं भी इसके लिए मैं परेशान हूँ कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। आज तक इतनी साल से दुकान खुला, आज तक नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ अचानक। कहाँ है आपकी दुकान? सर मानगो मार्केट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमिताभ आनंद गुप्ता। बताइए। 12 तारीख के दिन मानगो बाजार स्थित मनमोहक कलेक्शन में डकैती हो गई रात को 8:30 बजे। डकैत ने आए और मनमोहक दुकान के जो मालिक है उसकी इतनी पिटाई की कि मुश्किल से उसका जान बचा। आप उसको देख सकते हैं। जब डकैती होने के बाद दुकानदार ने मारने के बाद इसे काउंटर से बाहर निकाल के दुकान के बाद गिरा के मारने लगा और काउंटर खोल के जो 70,000 रुपए जो हफ्ता में पेमेंट होते हैं वो पैसा लेके भाग गए। ये बात में कितनी सच्चाई है, बात में कितना झूठ है, किसी को बताने की सफाई देने की सत्ता नहीं है, क्योंकि सारे मामले सीसीटीवी कैमरे में कैद है। हम लोगों ने एसएसपी को थाना को फुटेज दिया है, लेकिन 48 घंटे बीत गए, अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है और सीसीटीवी कैमरे में अपराधी का फोटो साफ झलक रहा है। कहीं ना कहीं गिरफ्तारी नहीं होना एक बड़े मामले का सवाल खड़ा करता है। हम लोग आज मिलने आए एसएसपी महोदय से, हम लोग इनको कहेंगे कि आप गिरफ्तार कीजिए। और क्योंकि दुकानदार इतना डरा हुआ है, अपराधी जहां तहां नकाब पोस्ट मास्क पहन के घूम रहे हैं, अपराधी इतना डरा हुआ है, दुकानदार इतना डरा हुआ है कि दुकान नहीं खोल रहा है। निश्चित रूप से अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो 48 घंटे के बाद यानी 18 तारीख को विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने के बाद सारा दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखेंगे और हाथ में और माथे में काला बिल्ला काला कपड़ा बांध के अपने दुकान के सामने 1 दिवसीय हम लोग धरने में बैठने का काम करेंगे। मानगो का दुकानदार, मानगो मार्केट। मूसाबेरी थाना अंतर्गत मेडिया पंचायत के सोनागढ़ गांव में पारिवारिक और संपत्ति विवाद के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना लगभग सवेरे 9 बजे की है, जब सोनागढ़ के रहने वाले रागी राज बास्के के सोनागढ़ चौकियों में घर का सामान खरीदने के लिए दुकान गए थे। इसी बीच बड़े भाई दासो बास्के के साथ विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दासो ने छोटे भाई रागी राज के पेट में चाकू मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थिति को बिगड़ते देख ग्रामवासी और उसके भतीजे संजय भास्कर ने उसे समीप के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां उसकी स्थिति बिगड़ता देख उसे एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया, जहां डॉक्टर ने उसे जांच कर मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रागी राज के 4 भाई है। कुछ वर्ष पूर्व सभी अपने पैतृक जायदाद को आपस में बांटकर अलग अलग रहने लगे, लेकिन रागी और दासों के बीच विवाद चला आ रहा था। रागी राज अविवाहित था और नशे का सेवन करता था। घटना के समय भी वह नशे की हालत में था और बड़े भाई दासों के साथ विवाद होने पर उसने डंडे से प्रहार कर दिया, जिसके बाद आक्रोश में आकर दासों ने रागी पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। अदर घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दासो बास्के को गिरफ्तार कर थाने ले गई। इधर पुलिस एमजीएम अस्पताल शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी की। क्या नाम है बड़ा पापा का? रघुराज पूरा नाम? रघुराज बास्के। कैसे क्या हुआ बताइए। तो भैया के साथ झगड़ा हुआ, तो भैया ने चाकू मार दिया। क्या चीज को लेकर झगड़ा था? वो हम नहीं बता पाएंगे, आपस में क्या जो ऐसी बात में झगड़ा हो गया। मतलब क्या कुछ जमीन का झगड़ा था, पैसा वैसा का झगड़ा था? नहीं ऐसी नहीं, ऐसी सिंपल ही झगड़ा हुआ, उसके बाद चाकू मार दिया। तो उनका बड़ा भाई है कि छोटा भाई? उसका बड़ा भाई। क्या नाम है उनका? दासो बास्के। तो क्या कुछ नशा वशा के चलते हुआ, क्या कुछ तो हुआ होगा ना, इतना क्या के लिए तुरंत चाकू तो नहीं मार देंगे? पहले से भी कुछ झगड़ा चलता था क्या? नहीं, पहले तो ऐसे झगड़ा तो नहीं चलता था। पहले इन लोगों का पहले में बंटवारा हो चुका था, सभी लोग अलग अलग रह रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ, इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, फिर इसको चाकू मार दिया। कितने भाई हैं इन लोग? हाँ, कितने भाई हैं? 4 भाई। चारों अलग अलग बंटवारा करके रहे? हाँ, सब अलग अलग। तो कितना बजे हुआ घटना? ऐसे 8-9 बजे होगा शायद। अचानक मतलब कि एक ही जगह में रहते सब भाई लोग? नहीं, अलग अलग रह रहे थे। तो वो भाई दूसरी जगह रहते हैं? हाँ, ये अलग में रह रहा था और नदी के पास में अकेला ही रहता है। तो इनका घर में आके मारा? नहीं, इधर आया हुआ था, दुकान आया हुआ था। इधर में कोली तरफ में क्या जो हुआ, इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, फिर इसको मार दिया। फिर आप लोग वहाँ से हॉस्पिटल ले गए? हाँ, फिर हम मुखिया कॉल किए, इसके बाद मुखिया ने एम्बुलेंस को कॉल किया, इसके बाद हम इसको तुरंत लेके आया। यहीं एमजीएम? हाँ, नहीं, यह एनआरडी लेके गए थे पहले, वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। यहाँ डॉक्टर बोले चेक करके देखते। हाँ। आपका क्या नाम हो गया? संजय वाजपेयी।
सरायकेला खरसा जिले के तिरुल्ली थाना क्षेत्र के बड़ालापांग गांव के पास शोभा नदी में एक अज्ञात सरकटी लाश बरामद की गई। सरकटी लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बुधवार को शोभा नदी में लाश होने की सूचना पर तिरुल्ली थाना प्रभारी राकेश मुंडा दलबल के साथ पहुंचे व लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। लाश का शरीर नदी किनारे पड़ा हुआ था व लाश के शरीर से सर गायब था। हालांकि कुछ दूरी पर नदी से सर भी बरामद कर लिया गया। वहीं लाश के पास एक टंगी फरसा और मृतक की कटी जीभ रखा हुआ था। मृतक के गले पर तुलसी माला, आसमानी शर्ट व काला पैंट पहना हुआ था। पुलिस लाश के साथ टंगी व कटा हुआ जीभ को भी जब्त कर तहकीकात में जुट गई। हालांकि अभी तक लाश की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुटी है। वहीं थाना प्रभारी श्री मुंडा ने बताया कि लाश को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। आगे पहचान के लिए सभी तरह का जांच का सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रथम दृष्टया देखने से टांगे से काटकर हत्या करने का लग रहा है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा। नदी पर एक व्यक्ति का लाश नदी पर मिला हुआ है, जिसको देखने से लगता है कि इसको हथियार से काट करके हत्या किया गया है। और कोई साक्ष्य इसके बीच में? अभी तक तो अनुसंधान किया जा रहा है, आगे कार्रवाई बड़ी अब तक इसका शिनाख्त हो पाई है या? अभी तक इसका पहचान नहीं हो पाया है। अच्छा, तो अभी फिलहाल भविष्य के लिए अभी किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? इसको अभी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। उसके अज्ञात अपराधियों का पता लगाने के लिए टेक्निकल सेल का मदद किया जाएगा। दीनदयाल शहरी योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत स्ट्रीट फूड वेंडर के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर के सोन मंडप में जिला प्रशासन और अक्षेश विभाग के द्वारा किया गया, जहां बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड वेंडर शामिल हुए। FSSAI के अधिकारियों के द्वारा यहां स्ट्रीट फूड वेंडर को ट्रेनिंग दी गई। गौरतलब हो कि शहर के विभिन्न इलाकों में, खासकर बाजार के आसपास इलाके में बड़ी संख्या में स्ट्रीट फूड की बिक्री जमशेदपुर में होती है और शहर के 60% से अधिक लोग इन्हीं वेंडरों के द्वारा परोसे गए खाने का सेवन करते हैं। इस कारण साफ सफाई से जुड़े छोटे छोटे चीजों का ध्यान यहाँ रखने की आवश्यकता है। ऐसे में ट्रेनिंग के माध्यम से इसी तरह के साफ सफाई से जुड़े कई अहम चीजों की जानकारी दी जा रही है, ताकि शहरवासियों को स्वच्छ और बेहतर खाना स्ट्रीट वेंडर परोस सके। देखिए, इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि नगर विकास विभाग झारखंड सरकार के तत्वाधान पे यहाँ पे FSSAI के द्वारा जो है वो स्ट्रीट फूड वेंडरों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये ट्रेनिंग, ये कार्यशाला जो है या प्रशिक्षण आपके लिए तो मुख्यतः उन लोगों को है जो शहर में फुटपाथ पे जहाँ पे ठेले लगाते हैं, लोगों को गुपचुप खिलाते हैं, लोगों को चाट पकौड़े इस टाइप की चीज़ खिलाते हैं। तो आप देखेंगे कि उनकी परेशानी बहुत रहती है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होने के कारण वो लोग क्या है, ग्लव्स नहीं पहनते हैं, एप्रन नहीं पहनते हैं, हेड कवर नहीं लगाते हैं। तो क्या है, वायरस या बैक्टीरिया जो है अन्य जगह जो परोस रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो खा रहे हैं उसके लिए भी दिक्कत है। तो अगर इन चीज़ों के साथ आप प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग के बाद अगर आप प्रॉपर ठेला लगाते हैं या लोगों को परोसते हैं या लोगों को सर्व करते हैं, इससे क्या होगा कि जो परोसते हैं उनका भी सुरक्षित रहेगा और जो खाते हैं वो भी सुरक्षित रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा महत्व ये रहेगा, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे, साफ रहेंगे तो हमारा क्या है, बीमारी नहीं होगा। बीमारी नहीं होने से क्या है, जो हम पैसा अर्न कर रहे हैं वो हमारा सेव होता चला जाएगा और वो सेव होता चला तो उसकी जो है इनकम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। जिससे उसकी जो सामाजिक और जो आर्थिक स्थिति है वो भी अपग्रेड होता चलाएगा और वो एक सोसाइटी में जो है मान सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं। आप फॉरेन में देखेंगे कि लोग जो है झाड़ू लगाते हैं या जो भी स्ट्रीट फूड वेंडर हैं वो इतने अच्छे तरीके से वहाँ पर परोसते हैं या सर्व करते हैं, लगेगा ही नहीं कि ये स्ट्रीट फूड वेंडर है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे जो शहर के स्ट्रीट फूड वेंडर हैं वो कुछ ऐसा करें ट्रेनिंग के बाद जो लोगों में एक मिसाल साबित हो और लोग उनकी दुकान पर खाने के लिए उमड़ पड़े। आप देखेंगे कि होटल चले जाएं, बड़े बड़े होटल, तो वहाँ पर भी देखिए कितना साफ़ रहता है, लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। ऐसे ठेले में भी लोग अगर इस तरह से अपनाएंगे अगर तो ज़्यादा अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, लोग स्वच्छ रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। कोरोना में तो ये अच्छा है कि लोग जो है स्वच्छ रहेंगे, अपने बिजनेस को भी ग्रो करें।